हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है बहुत अच्छे से होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है कि हम एनसीईआरटी क्लास 6 वाले बुक से वीडियो बना रहे हैं चैप्टर वाइज, जिसका हम ऑनलाइन ऑफलाइन बेसिस पर क्लास भी अभी ले रहे हैं। तो इसीलिए हमें लगा कि वीडियो भी अपलोड किया जाए। तो हम लोग चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं, भोजन के घटक। इनसे संबंधित पार्ट 1 वीडियो अपलोड हो चुका है। ये आपका पार्ट 2 वीडियो अपलोड हो रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है साइंस का पोस्टमार्टम। तो हम कोशिश किए हैं जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो आपको बेहतर तरीके से बताने के लिए, क्योंकि हम लोग लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी वाली बुक को पढ़ रहे हैं। उसी के अकॉर्डिंग जो बेहतर हो आपके लिए हम बता रहे हैं। एनसीईआरटी साइंस को जनरल साइंस से कनेक्ट करते हुए यहाँ पर आप देख रहे हैं पार्ट 1 वीडियो अपलोड है और पार्ट 2 आपका ये रहा। इसमें आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर आएगा हम लोग का चैप्टर 2। तो हम लोग आहारी रेशे के बारे में पहले वीडियो में बात कर चुके हैं, लेकिन फिर भी हम लोग इस वीडियो में कुछ बात कर लेते हैं। आहारी रेशा क्या होता है तो उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। आहारी रेशा पोषक तत्व प्रदान नहीं करते हैं। आहारी रेशा भोजन के आयतन को बढ़ाता है। आहारी रेशा छोटी आंत बड़ी आंत की सफाई करने के लिए उपयोगी है। आहारी रेशा बिना पचे भोजन को बाहर करने में मदद करता है। आहारी रेशा के मुख्य सोर्स हैं साबुत खाद्यान्न, दाल, आलू, ताजे फल और सब्जियां। आहारी रेशा का अन्य नाम है रुक्षांश रफे फाइबर। आहारी रेशा की पूर्ति पादप उत्पादों से होती है। ये एक ऐसा चैप्टर है जो कि इसमें कुछ टॉपिक दिए हुए हैं, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और यहाँ से आपको क्वेश्चन अक्सर बनेगा ही, देखने को मिलेगा ही। आप कोई भी सेट प्रैक्टिस करेंगे तो। और इसलिए हम फाउंडेशन कोर्स के तहत ये वीडियो लेकर आ रहे हैं, नई सीरीज एनसीईआरटी की। अब हम लोग जल के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। जल किस रूप में पाए जाते हैं, या हम लोग कह सकते हैं कि जल का उपयोग हम लोग शरीर में किस रूप में करते हैं। तो दूध के रूप में, चाय के रूप में, जल के रूप में। जल काफ़ी महत्वपूर्ण पदार्थ है। क्यों महत्वपूर्ण पदार्थ है? क्योंकि जल के अभाव से काफ़ी रोग हो सकते हैं। जल में बहुत सारे खनिज लवण मिलते हैं। जल प्रदूषण से हैजा टाइफाइड संबंधित बीमारियां हो जाता है। जल में विलय गैस है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन जो है जल में घुले रहते हैं, जिस कारण से मछलियाँ पानी में गलफिरे से सांस लेते हैं। अगर ऑक्सीजन गैस जल में घुला हुआ नहीं रहेगा तो मछलियाँ सांस लेने नहीं पाएंगे। जल में सर्वाधिक विलय गैस NH3 अमोनिया होते हैं। जल का BP बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है। जल में हाइड्रोजन बंधन पाया जाता है। जल जो है ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं। पृथ्वी पर 71% जल की मात्रा है। जल में अविलय गैस कौन सा है? तो नाइट्रोजन गैस है। फिर यहाँ पर आपको NCERT में दिया हुआ है FSSAI के बारे में टॉपिक। तो FSSAI का मुख्यालय नई दिल्ली में है। FSSAI की स्थापना अगस्त 2011 में हुआ है। FSSAI भारत सरकार की प्रमुख इकाई है। FSSAI खाद्य पदार्थों के मानक का निर्धारण करता है। FSSAI का फुल फॉर्म हो गया फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय खाद्य संरक्षण एवं मानक प्राधिकरण। कहने का सेंस ये है कि FSSAI किसी चीज़ के बारे में, कोई खाद्य पदार्थ है उनका क्वालिटी के बारे में हमें बताता है कि हम लोग जो उसका यूज़ करते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं, वो हम लोग के लिए कितना सुरक्षित है। बस यही सब चीज़ है FSSAI के बारे में। अब हम लोग आगे आते हैं परीक्षण के बारे में। कुछ परीक्षण दिए हुए हैं यहाँ पर, आपका परीक्षण दिया हुआ है। सबसे पहले 1 नंबर में मोलिस परीक्षण। मोलिस परीक्षण अगर हम लोग शर्करा का करेंगे तो उसमें कौन सा कलर मिलेगा? बैगनी कलर, रिंग जैसी संरचना मिलेगा। मोलिस परीक्षण हम लोग लैक्टोज में करेंगे तो क्या मिलेगा? फिर बैगनी कलर का रिंग जैसा संरचना मिलेगा। मोलिस परीक्षण सुक्रोज में नहीं किया जाता है, मंड और स्टार्च में नहीं होता है। फेलिंग परीक्षण, इसमें शर्करा में इसका परीक्षण करेंगे तो क्या मिलेगा? लाल कलर मिलेगा हमको। फिर फेलिंग परीक्षण का लैक्टोज में करेंगे तो लाल कलर मिलेगा। फिर फेलिंग परीक्षण सुक्रोज के लिए नहीं किया जाता है।
स्टार्च अमोनिया के रूप में नहीं किया जाता है। फिर बेनेडिक्ट परीक्षण शर्करा में लाल कलर देगा। फिर बेनेडिक्ट परीक्षण लैक्टोज में लाल कलर देगा। फिर बेनेडिक्ट परीक्षण जो है सुक्रोज में नहीं होता है, स्टार्च मंड में भी नहीं होता है। टोलेन परीक्षण शर्करा में चांदी दर्पण चमकीला कलर देगा। फिर लैक्टोज में भी चांदी दर्पण चमकीला कलर देगा। सुक्रोज और स्टार्च मंड में कुछ भी परीक्षण नहीं देगा। आयोडीन का परीक्षण वो शर्करा के लिए नहीं करते हैं, लैक्टोज के लिए भी नहीं करते हैं, सुक्रोज के लिए भी नहीं करते हैं। तो आयोडीन का परीक्षण हम लोग किसके लिए करते हैं? मंड या स्टार्च के लिए करते हैं। उसमें कौन सा कलर मिलता है? काला या नीला कलर मिलता है। हम लोग आगे आते हैं। आहार के बारे में चैप्टर में आपको मिलेगा, आप एनसीईआरटी बुक को पढ़ेंगे लाइन बाय लाइन। तो आहार के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। सामान्य रूप से पूरे दिन में जो कुछ भी हम खाते हैं उसे आहार कहते हैं। संतुलित आहार के बारे में बात हो रही है अब, क्योंकि आहार नहीं समझेंगे तो संतुलित आहार के बारे में कैसे समझेंगे। संतुलित आहार भोज्य पदार्थ में उपस्थित सभी प्रकार के पोषक तत्व अगर उपस्थित हो तो ऐसे भोजन व आहार को संतुलित आहार कहते हैं। संतुलित आहार से शरीर में किसी भी प्रकार की पोषक तत्वों की कमी नहीं होती है। अब हम लोग आते हैं अभावजन्य रोग के बारे में। पोषक तत्वों की कमी होने से शरीर में अभावजन्य रोग होता है, जैसे कि वसा, प्रोटीन, चावल, मांस। ज़्यादा मात्रा में वसा लेंगे, प्रोटीन लेंगे, चावल का उपयोग करेंगे, मांस का उपयोग करेंगे तो अभावजन्य रोग हो सकता है। इसलिए हमें संतुलित आहार खाना चाहिए। अब यहाँ पर है पोषक तत्वों के कुछ स्रोत हैं, जैसे कि हम लोग पहला वीडियो पार्ट 1 में एनसीईआरटी सीरीज के तहत पढ़े हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, जल, उन सभी के बारे में हम लोग विस्तार से पढ़े हैं। अब उनके कुछ सोर्स को हम लोग पढ़ लेते हैं। छोटे एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट के सोर्स क्या क्या हैं? बाजरा, चावल, गेहूँ, शकरकंद, आलू, गन्ना, पपीता, तरबूज, आम, मक्का, ये सभी हो गए कार्बोहाइड्रेट के सोर्स। अब सेकंड नंबर में वसा। अब वसा हमें कहाँ से मिलेंगे? तो सबसे पहले पादप उत्पादों से मिलेंगे, फिर जंतुओं के द्वारा मिलेंगे। तो पादप के तहत क्या मिलेंगे? मूंगफली, तिल, गिरी और तेल मिलेंगे। जंतु के तहत क्या मिलेंगे? मछली, मांस, अंडा मिलेंगे। फिर तीसरा पॉइंट में प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन भी हमें पादप उत्पादों से मिलेंगे, जंतु उत्पादों से मिलेंगे। पादप उत्पादों के तहत चना मिलेंगे, मूंग मिलेंगे, दाल मिलेंगे, राजमा मिलेंगे, सोयाबीन को मटर मिलेंगे। जंतु उत्पादों के तहत आपको मांस मिलेंगे, मछली मिलेंगे, पनीर मिलेंगे, अंडा मिलेंगे। फिर हम लोग आते हैं विटामिन के बारे में पढ़ते हैं। हम लोग एनसीईआरटी वाले बुक में विटामिन ए, बी, सी, डी के बारे में पढ़े हैं। तो विटामिन ए के मुख्य सोर्स आम हैं, पपीता, गाजर हैं। विटामिन बी के मुख्य सोर्स चावल, गेहूँ, यकृत हैं। विटामिन सी के मुख्य स्रोत संतरा, अमरूद, टमाटर, आंवला, नींबू, मिर्च हैं। विटामिन डी के मुख्य सोर्स मछली, अंडा, दूध हैं। अब हम लोग आगे आते हैं। आगे कुछ एक्स्ट्रा इम्पोर्टेंट फैक्ट दिया हुआ है, जैसे आयोडीन परीक्षण केवल स्टार्च के संबंध में बताता है। तो स्टार्च क्या है? कार्बोहाइड्रेट के पॉलीसेकेराइड्स के एग्जाम्पल हैं। आयोडीन का परीक्षण जो हम लोग करेंगे किसके बारे में बताएगा? सिर्फ और सिर्फ स्टार्च के बारे में बताएगा। हम लोग कह सकते हैं कि स्टार्च में किसका परीक्षण करते हैं? सिर्फ आयोडीन का परीक्षण करते हैं। स्टार्च क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट के तीसरे टाइप्स पॉलीसेकेराइड्स के एग्जाम्पल हैं। खाद्य पदार्थ में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट बैंगनी रंग अंगूठी जैसी संरचना देगा। किसी चीज़ में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा है या नहीं है, उसके बारे में, उसका संरचना कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करें तो कैसा कलर मिलेगा? बैंगनी रंग अंगूठी जैसी कलर मिलेगा। अब यहाँ पंजाब के बारे में दिया हुआ है कुछ डाटा, जो कि आपको एनसीईआरटी बुक में मिलेगा। हम लोग पढ़े हैं लाइन बाय लाइन, हर शब्दों को गौर करते हुए पढ़े हैं, इसलिए यहाँ आपको इनके बारे में डिटेल से मिल रहा है जानकारी। तो पंजाब के बारे में सबसे पहले बात किया जा रहा था मक्का के बारे में। तो मक्का का बॉटनिकल नेम क्या है? तो जी मेज है। मक्का क्या है? मोटा अनाज की श्रेणी में आता है। मक्का में क्या पाया जाता है? मेल्टोज पाया जाता है। माल्टोज क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। मोटा अनाज के बारे में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग भी क्वेश्चन आता है, साइंस से भी आता है। यहाँ पर जो बॉटनिकल नेम है
तो ये भी क्वेश्चन आता है साइंस में, वैज्ञानिक नाम, बॉटनिकल नेम। अब मक्का के बाद नीचे में दही के बारे में दिया हुआ है। तो दही क्या है, उसमें लैक्टिक एसिड पाया जाता है। दही जो है लैक्टोबैसिलस होता है, मतलब लैक्टोबैसिलस से बने होते हैं। फिर ऊपर वाले में आ जाते हैं, ऊपर में क्या है, राजमा है। राजमा में क्या पाया जाता है, प्रोटीन से युक्त होता है। फिर पंजाब के बारे में आते हैं, सरसों का साग। सरसों का साग में हमें खनिज लवण की बहुलता होती है, अत्यधिक मिलती है खनिज लवण। सरसों का साग में पोटेशियम मिलते हैं, लोहा मिलते हैं, फास्फोरस मिलते हैं, जिंक मिलते हैं, इन सभी की मात्रा उपलब्ध होती है। फिर हम लोग घी के बारे में बात करें, घी ट्राइग्लिसराइड का बना होता है। फिर आपको एनसीईआरटी बुक में मिलेंगे आंध्र प्रदेश के बारे में। आंध्र प्रदेश में चावल के बारे में मिलेंगे। तो चावल का बॉटनिकल नेम या साइंटिफिक नेम क्या है, ओरिजा सटिवा है चावल का बॉटनिकल नेम। चावल में क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है चावल में। उनके बाद फिर यहाँ पर आपका है विटामिन और खनिज लवण के अभाव के कारण होने वाले कुछ रोग। जैसे विटामिन ए से कौन से रोग होते हैं, क्षीणता, दृष्टिहीनता, जैसे दिखाई नहीं देना, उसके लक्षण भी दिए हुए हैं। फिर विटामिन बी1 है, इनसे कौन सी बीमारी होते हैं, बेरी होते हैं। दुर्बल पेशियां और काम करने की ऊर्जा में कमी होता है। विटामिन सी से स्कर्वी बीमारी होते हैं, मसूड़ों से खून निकलना, घाव भरने में अधिक समय का लगना। विटामिन डी से रिकेट्स बीमारी होती है, अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना। फिर कैल्शियम के बारे में बात हो रही है, यहाँ पर अस्थियाँ और दंत क्षय होता है इनकी कमी से, कमज़ोर अस्थियाँ और दंत क्षय। फिर आयोडीन की कमी से घेगा रोग होता है, जिसे हम लोग ग्वाइटर के नाम से जानते हैं। गर्दन की ग्रंथि का फूल जाना, बच्चों में मानसिक विकलांगता, लोह की कमी से और रक्तता होता है और कमजोरी भी होता है। एफ्लोरेसियाई के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। फिर यहाँ पर आपका दिया हुआ कुछ पोषक तत्व एक्स्ट्रा अतिरिक्त, जैसे हम लोग पढ़े हैं एनसीईआरटी बुक में, तो इसमें सिर्फ वही दिए हुए हैं जो एनसीईआरटी में है। जैसे कि नंबर 1 कार्बोहाइड्रेट, नंबर 2 प्रोटीन, नंबर 3 वसा, नंबर 4 विटामिन, नंबर 5 खनिज लवण। तो सबसे पहले हम लोग बात करें कार्बोहाइड्रेट के बारे में। तो कार्बोहाइड्रेट किस रूप में रहते हैं, मंड या स्टार्च के रूप में रहते हैं। किसी चीज़ में मंड या स्टार्च की उपस्थिति के बारे में पता करें तो उसका कलर कैसा हो जाएगा, नीला या काला कलर हो जाएगा। ये यहाँ पर मंड होगा, या मंड या स्टार्च क्या है, कार्बोहाइड्रेट के पॉलीसेकेराइड्स के एग्जाम्पल हैं। फिर दूसरा नंबर में प्रोटीन, किसी चीज़ में प्रोटीन की उपस्थिति है या नहीं, उसका परीक्षण होगा, उनके बारे में पता करें तो कैसा कलर आएगा, बैगनी रंग का कलर आएगा। प्रोटीन का उपयोगी क्या है, ये वृद्धि और स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है। फिर वसा के बारे में बात हो रही है, किसी चीज़ में उसकी उपस्थिति के बारे में पता करें तो तेल का धब्बा बन जाएगा, मिलेगा तो उससे पता चलेगा किसी चीज़ में वसा की मात्रा है। फिर वसा के बारे में बात करें तो उससे एनर्जी अत्यधिक मात्रा में मिलती है। कार्बोहाइड्रेट और वसा के बारे में बात करें तो वसा से ज़्यादा एनर्जी मिलती है। फिर विटामिन के बारे में बात करें तो विटामिन रोगों से रक्षा करता है, हमारे रोगों से। फिर यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट के जस्ट आगे में एरो दिया हुआ है। एनर्जी के बारे में बात हो रही है, कार्बोहाइड्रेट एवं वसा। कार्बोहाइड्रेट और वसा के बारे में बात करें तो वसा से हमें अत्यधिक एनर्जी मिलेगा। फिर पोषक तत्वों के अतिरिक्त में कुछ डैश दिया हुआ है, जैसे रेशा, रुसांस, रफे फाइबर के नाम से जानते हैं। इनका काम क्या है, तो बिना पचे भोजन को शरीर से बाहर निकालने का काम है। फिर जल दिया हुआ है। तो हम लोग ये सब के बारे में पहले वीडियो में बहुत डिटेल से पढ़ चुके हैं। यहाँ पर भी देख रहे हैं एडवर्टाइजिंग के लिए है, समाचार बिहार यूट्यूब चैनल। हम लोग का चैप्टर 1 इस तरह से यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। बस आपसे एक मेरी छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप अब तक भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर ही सब्सक्राइब कीजिए, और आप जितने भी सोशल मीडिया ग्रुप में जुड़े हुए हैं इसे सभी में शेयर करें। और हम जो भी अपना ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस के दौरान बेहतर तरीके से पढ़ाते हैं, उनका हम कोशिश किए उसी तरह से आपको यहाँ यूट्यूब में वीडियो अपलोड करने के लिए। हम आपको एनसीईआरटी को जनरल साइंस के तहत ऐड करते हुए हम पढ़ाने का कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि आपका यहाँ पर फाउंडेशन बने, मजबूत हो जाए, आगे चल के आपको छोटी छोटी बातों पे गौर नहीं करना पड़े। यही सब बातें हैं। और अगर आपको अच्छा लगता है हमारा वीडियो तो आप हमें कमेंट करके भी बताएं। आप जितना शेयर करेंगे, जितना कमेंट करेंगे, उससे के तहत हमारा जल्दी वीडियो आएगा। थैंक यू हमसे जुड़ने के लिए।